दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। आप संयोजक ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वादे के मुताबिक हर घर रोजगार होगा। सरकार बनने के 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण मिलेगा। केजरीवाल ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड को 21 साल हो गए। 21 साल इन पार्टियों ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहाड़, जंगल सब लूट लिए गए। पिछले कुछ दिनों और महीनों से 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का प्लान बना रहे हैं। वही प्लान एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की वादों की बयार से क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का बेड़ा पार होगा? चुनाव में बीजेपी को 3 सीट देई, दूसरे चुनाव में 8 सीट देई। इस बार उत्तराखंड के लोग कमाल करके दिखाएंगे। चाबी आपके हाथ में है। जैसे दिल्ली बदली, उत्तराखंड भी बदल सकता है। उत्तराखंड में हर बच्चे को नौकरी मिल सकती है, हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। मैंने और कोटियाल साहब ने मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली इसकी। अब चुनाव तक सब लोगों को घर घर जाके प्रचार करना है, अपने उत्तराखंड के लिए, अपनी भारत माता के लिए। भारत माता की। तो उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। तो बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। से 60,000 तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई, जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा
कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा, अब चलिए इस मसले पर हम चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। तीन खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। नवीन ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रीतपाल सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। चलिए प्रीतपाल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड में, और आज भी उनके द्वारा कई बड़े बड़े वादे किए गए। सबसे बड़ी घोषणा तो उन्होंने ये कर दी है कि वो 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरी दे देंगे। किस तरीके से देंगे आप प्रीतपाल जी? जो बात करती है वो पूरी घोषणा नहीं होती, वो जुमले नहीं होते, वो करने का मादा होता है। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी एक ITN है और एक ऐसी पद पे बैठे हुए थे, IRS पद पे थे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर थी। दिल्ली में जो हम लोगों ने कहा वो करके दिखाया, और उत्तराखंड में भी जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणाएं की हैं, इससे पहले भी की थी और आज भी की हैं, ये सभी घोषणाएं प्री प्लान्ड हैं, पूरी दिमाग के साथ, पूरे इसके ऊपर काम करने के बाद इसकी घोषणा की गई है। जैसे कि उन्होंने कुछ बातों को बताया कि हम मोहल्ला क्लिनिक लेके आएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिससे नौकरियां अर्जित होंगी। एक हम पोर्टल वहां तैयार करेंगे, जो पोर्टल हम लोगों ने दिल्ली में कोरोना काल के बीच में हम लोगों ने तैयार किया था। तो उसमें कई लोगों को हम लोगों ने कहा जो दिल्ली में नौकरियां देने वाली कंपनियां हैं वो भी उसमें अपनी नौकरियां डालें, और उसमें जो नौकरियां लेने वाले जिस स्किल्ड के व्यक्ति हैं वो भी अपनी नौकरियां तलाशे वहां पे। तो तकरीबन 10,000 लोगों को वहां पे नौकरियां प्राप्त हुई। इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और दिल्ली में ज्योग्राफिया अगर आप देखेंगे तो काफी फर्क है वहां से यहाँ में। यहाँ हम लोग को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर हम लोगों ने कहा तो इसको करके दिखाएंगे। चलिए, शुभकामनाएं प्रीतपाल जी। अगर आप इतनी अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। नवीन ठाकुर जी बताइए, आपको टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है मैदान में। पल्लवी जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अच्छे से जानते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्हें पता है सरकार हमारी बननी नहीं है। जिस प्रकार 17 में आए थे और बेरंग यहाँ से लौट गए, उसी प्रकार 22 में जाना है। तो जाता क्या है, बोलने में क्या जा रहा है? इस प्रकार दिल्ली में बोल के गए, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, मोहल्ला क्लिनिक का हाथ देख लीजिए दिल्ली में। आज जो है वहां पर आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। ये यहाँ पर जो है रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कितने रोजगार दिए। 32% जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है पिछले 2 साल में दिल्ली में, उस पर बात कर ले। कितना काम इन्होंने दिल्ली में किया। वो अभी बरसात में पोल खुल गई, आपने देखा कि वहां पे जो है राफ्टिंग कर रहे थे युवा, और वो हमारा एक सिख भाई था सौभाग्य से जो राफ्टिंग कर रहा था, उसने जो है तस्वीरें डाली कि भैया आप जो है राफ्टिंग करने के लिए गंगा जाने की जरूरत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरी दिल्ली को ही पुल बना दिया है, पूरी दिल्ली को ही नदी बना दिया है। तो दिल्ली संभालने नहीं जा रही है, उड़ चलते हैं। कभी ये हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा में इनको 0.4 के करीब जो है वोट प्रतिशत मिले थे, और ये वहां से जो है भागकर आ गए। तो जिस राज्य में चुनाव होते हैं, उत्तराखंड हो चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई वहां लेकर जाते हैं, बैनर पोस्टरों में खर्च करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है बस किसी तरह से जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लें। इन्हें किसी भी जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल और केवल जो है झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना और उसके बाद पलट जाना। तो इसलिए जो है आम आदमी पार्टी जो मर्जी यहाँ पर बोल ले, उत्तराखंड की जनता इनको कहीं भी सीरियस नहीं लेने वाली है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि इनका जो है दिल्ली में क्या तो हाल है। बड़ी अजीब बात है नवीन ठाकुर जी, झूठी घोषणाएं और झूठे वादों के जरिए वो दोबारा दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि इतने ही झूठे वादे किए तो दोबारा कैसे दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए? मैं लौटूंगी तुरंत आपके पास। एक रिएक्शन प्रतिमा जी का भी ले लेते हैं, प्रतिमा जी का भी ले लेते हैं, तीनों गेस्ट का एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रतिमा जी देखिए, उत्तराखंड में अभी तक ये माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, ठीक है। अब हम ऐसा मान लें कि कांग्रेस के साथ साथ एक और मुख्य विपक्षी दल वहां पर मजबूत दावेदारी ठोक रहा है। क्या आम आदमी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में उभरकर सामने आ रही है? प्रतिमा जी। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी कि ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी देवभूमि में अपनी जमीन तलाश रही है, ये इनकी तलाश कभी कभी होगी, क्योंकि और आप प्रदेशवासियों को मैं बधाई दे दूँ कि मोदी जी से बड़ा जुमलेबाज प्रदेश को और देश को मिल चुका। आप बड़ी बड़ी बातें कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हकीकत समझिए कि आप बात पूरा कैसे करें।
पॉइंट बताऊंगी, फिर मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट खत्म कर दूंगी। उन्होंने वादा किया था दिल्ली को कि एक पूर्णतः जो हम एक फुल स्टेटहुड देंगे, वो वादा आपका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया कि 8 लाख नौकरियां अगले से 3 महीने में हम दे देंगे, और मैनिफेस्टो दिखा सकती हूँ आपको मैं इनका। 8 लाख तो छोड़िए, आप समझिए 2017 में ये सर्विस रिकॉर्डिंग बता रही हूँ, सर्वे का नाम मेरे पास है, 66 लोगों को जॉब मिली थी, 66 102 लोगों को जॉब मिली थी, 2018 46 लोगों को जॉब मिली थी। तो ये वो लोग हैं जिन्हें जुमलेबाजी करने में, जिन्हें झूठ बोलने में शर्म तक नहीं आती है कि आप जनता को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वही लोग ना जिन्होंने लोकायुक्त के नाम पर, लोकपाल बिल के नाम पर अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के सत्ता हासिल कर ली, और आज की अन्ना हजारे को आप नहीं है। अन्ना हजारे आपको सब लोकपाल बिल के लिए जवाब मांगता है तो उसके पास जवाब नहीं होते। आपके संघर्ष के दिनों के साथी, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो हो, आपके संघर्ष के साथी आप छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें अब आपकी असली नीयत समझ आ गई। तो इनकी नीति है झूठ बोल करके फ्री ले लो के नारे लगा करके ये जनता को गुमराह करते आए हैं, और देवभूमि की जनता पे हमें पूर्णतः भरोसा है कि वो इनके जो फ्री के जुमले हैं उनमें आने वाली नहीं है। और चलिए, एक बयान यहाँ पर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब प्रतिमा जी उन्होंने एक बड़ी बात ये कह दी कि हम स्थिर सरकार देंगे, 5 साल एक ही सीएम बना रहेगा और किसी तरीके का भीतर घात भी हमारे बीच में नहीं है। तो एक बड़ी बात उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर तंज कस दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस को भी ले लिया। भीतर घात तो अभी से हो गया ना, 3 में ना 13 में, और प्रदेश अध्यक्ष जो इस्तीफा दे देता है ये कह करके कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है। तो अभी आपके पास धरातल पे वोट बैंक नहीं है उत्तराखंड में, तब आपके अंदर गुटबाजी है। जरा समझिए कि बात वही व्यक्ति को करनी चाहिए जो वो निभा पाए। और अरविंद केजरीवाल देखिए एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, और जिस स्टेट में चुनाव होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं बीजेपी की बी पार्टी बन के, और ये हम हमेशा से कहते आए। चलिए, अब 2 बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है प्रीतपाल जी। एक तो ये कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और दूसरी बात सारा चिट्ठा लेकर अभी प्रतिमा जी बैठी हुई थी कि आपने कितने साल में कितनी नौकरियां दी हैं, एक ईयर का उन्होंने आपको पूरा ग्राफ यहाँ बता दिया। प्रीतपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनका विचलित होना और भाजपा के साथी जो प्रवक्ता बैठे इनका विचलित होना बहुत प्रभाव, ये इस पे पूरे मुझे उम्मीद थी ये विचलित होंगे। मैं भाजपा के जो साथी प्रवक्ता बैठे उनको जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है सपने देख रही है मुंगेरी लाल के, तो 80 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या औकात थी देश के भीतर, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी देश पे राज कर रही है और 19 राज्यों में भी उसके राज है, तो उसने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, लोगों के बीच में गए तब आई। उससे चिल्ली के सपने ये भी देखा करते थे। अगर जनता के बीच में जाके जनता के जवाब सामने जा रहे हो, इनका विचलित होना सबसे बड़ी समस्या ये है कि सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी की छाती पे चढ़कर, जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मॉडल बताकर देश पे राज कर रहे हैं, और उसी सूरत के भीतर आम आदमी पार्टी नगर निगम में दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभर के आती है। गुजरात का कितना गढ़ था, पूरा गढ़ पे इनके गढ़ के अंदर हम लोगों ने लंका जला दी इनकी। उनको लड़ना चाहिए, इनको तो जलन होनी जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की धरती पर अभी पंचायत चुनाव निकला, हम लोग को 40 लाख वोट मिले, 83 हमारे पंचायत सदस्य चुन के आए, तो इनकी छाती पे बैठ कर हम लोग मुंह तो दलने के लिए बैठे हुए हैं। इनके जवाब ये हो गया। दूसरा, बहन हमारी कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था नौकरियां देने के लिए, शायद बैंक को मैनिफेस्टो की जानकारी नहीं है। हम 70 वादों के साथ दिल्ली के अंदर आए थे और हम लोगों ने 75 वादे वहां पूरे किए हैं। हम लोगों ने नौकरियों का इसलिए नहीं कहा था कि पहला इन्होंने कहा स्टेट होल्ड के लिए कि हमारे पूर्ण राज का जो दर्जा है वो हम दिल्ली में दिला के रहेंगे, उसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं हमारा साथ देती है? भाजपा के प्रवक्ता मित्र हमारे बैठे हुए हैं, हर बार एजेंडे में डालते हैं कि पूर्ण राज का दर्जा हम दिलाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा बैठी हुई है और विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, ये कभी हमारी लड़ाई में हमारे साथ आई नहीं आई। तो पूर्ण राज का दर्जा तो आज भी हमारे मांग है, हम मांगेंगे और लेके रहेंगे।
दूसरा इन्होंने कहा कि नौकरियों का, तो नौकरियों के लिए आपको इस बात की जानकारी होगी पल्लवी जी कि दिल्ली के अंदर हम मात्र 40% पावर वाली सरकार है, 60% की पावर वहाँ एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हम नौकरियों के लिए व्यवस्था बनाते हैं, मगर एलजी महोदय जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल जाती है रोक दी जाती है। शीला दीक्षित की जो हम लोगों ने कुर्सी यहाँ से चारों खाने चिंत कर दी, अब वो हमारे आपके बीच में दुनिया में नहीं है, उनकी बुराई करनी ठीक नहीं रहेगी। यानी कांग्रेस को पूरी तरह से हम लोगों ने साफ कर दिया। और बी टीम की बात अब आ जाते हैं। गोवा में बी टीम कौन बना था? भाजपा की। कर्नाटका में बी टीम कौन बना था? भाजपा की। आज पंजाब में जो हालात खड़े हैं वो बी टीम कौन बना हुआ है? अगर हम बी टीम भाजपा की कहलाते हैं तो सबसे ज्यादा कुर्सी हिलाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद संजय सिंह ने किया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है, ठाकुरवाद क्यों चल रहा है। अगर वो ठाकुर होते हुए और भाजपा की बी टीम होते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते तो अपने ऊपर 16 मुकदमे ना लिखवाते। अच्छा, अपने कार्यालय एक चीज और इसमें ऐड करना चाहती हूँ। अभी आपने उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात की है। हमने एक चीज देखी है कि उत्तर प्रदेश में जब आपने एंट्री मारी तो पूरा फोकस आप लोगों का ये था कि आपको जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन धीरे धीरे आप भी ब्राह्मण और ठाकुरवाद और राम राज्य पर आ गए। ऐसे ही कुछ उत्तराखंड में तो नहीं देखने को मिलेगा कि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल बनाना चाहती है, अन्य राजनीतिक दलों को वैसा ही उसमें ढलना पड़ता है। प्रीतपाल जी, मेरा सवाल बरकरार रहेगा, मैं लौटूंगी ठाकुर जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं एक बार प्रतिमा जी का रुख कर लेती हूँ। वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, बताइए प्रतिमा जी। मैं कभी गलत बातें करती नहीं और गलत तथ्य प्रस्तुत करती नहीं हूँ। तो मैं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहती हूँ कि आपने नौकरियों का वादा किया था और आप उस वादे पे खरे नहीं उतर पाए। आप हर बात के लिए एलजी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उनके कंधों पे जो है बंदूक तान देते हैं। आपकी जो खुद की चीजें होती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के हित के लिए हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी के हित के लिए हो, एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारी चीजें पास कर देते हैं, लेकिन जो आपने वादे जनता से किए थे उनको पूरा करने के लिए वो जी आपकी बात नहीं मानते। हर मीटिंग में आप उन्हें शष्टांग करने पे उतर आते हैं, धन्यवाद करने पे उतर आते हैं और आप उनसे अपनी बातें नहीं मनवा पाते। तो ये देखिए, ये दोहरे चरित्र की जो बातें हैं ये अब दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है और आप इंतजार कर रही है चुनाव का, और आप उत्तराखंड की जनता को समझते नहीं है। ये जनता बड़ी समझदार है, इसे आप समझ आ रहा है कि शासन कौन कर सकता है और जनता के हितों के लिए काम कौन कर सकता है। ठीक है, अब आपने कहा कि दिल्ली से आपने हमें साफ कर दिया। एक बात आपको बता दूं छोटी सी, कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपने लोक लुभावने वादे किए, आप भ्रष्टाचार की सारा जवाब आप ही दिए जा रही है, काबिज हो गए। आप सवाल भी पूछ रही है, जवाब भी दे रही है। चाहिए शांत हो जाइए। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू बहन, मैं शांत। आप घर का गुस्सा मेरे ऊपर मत दिखाइए। सत्ता पे काबिज कांग्रेस के जो कांग्रेस खत्म हो रही है उसका गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालिए। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कांग्रेस भस्मासुर का रोल कर रही है खुद ही। कांग्रेस खत्म हो रही है, मैं समझ सकता हूँ बहन। की बात आपने मैं आपका गुस्सा जायज मानता हूँ, आपका गुस्सा जायज है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। उत्तराखंड की जनता के सामने लेके आऊंगी। चलिए, आप एक झूठी पार्टी है। आप दोनों के जो आपसी बयानबाजी है, आप दोनों के जो बयान है वो नवीन ठाकुर जी को बड़ा यहाँ अच्छे लग रहे हैं। नवीन ठाकुर जी को खुशी हो रही है आप दोनों की बहसबाजी देखकर। आज मैं इनके मैनिफेस्टो की एक पोल खोलूंगी और इन्होंने क्या बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं नवीन ठाकुर जी का, फिर मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो वादे अब कर रही है उत्तराखंड में, वो वाकई में कितना निभा पाएंगे, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक एक चीज खुलकर बताइएगा कि क्या दिल्ली में किया और अब क्या उत्तराखंड में होने वाला है। नवीन ठाकुर जी, मैं आपका रुख करते हुए मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनावी वादे ऐसे ही करती है, जुमलेबाजी या जो भी आपने तमाम बातें कही, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई। जब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आए थे, उन्होंने जो बिजली मुफ्त का वादा किया था, उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको भी वो वादा करना पड़ा, फिर कांग्रेस को भी मुफ्त बिजली के बारे में बात करनी पड़ी? इससे पहले किसी को मुफ्त बिजली याद नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों नवीन ठाकुर जी? पल्लवी जी, अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद हमने वादा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के आने से पहले हमने जो है घोषणा की थी, और अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद उनको लगा कि एक तो फ्री की दुकान तो हमारे पास ही है, हमें चला सकते हैं,
तो वो उन्होंने जो है फिर उसके बाद घबराहट में बौखलाहट में वो सीधे 300 यूनिट पर पहुंच गए कि 300 यूनिट दे दूंगा। उसका गणित भाग उन्होंने नहीं जोड़ा कि उत्तराखंड का कितना बजट है, कितना प्लान में खर्च होता है, कितना नॉन प्लान में खर्च होता है, उसके हिसाब नहीं जोड़ते वो, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड में होना जाना कुछ है नहीं, हमने सत्ता में आना नहीं है, तो जो मर्जी बोल दे। तो हमने जो है उनके आने से पहले घोषणा की थी, ना कि उनके आने के बाद। पहली घोषणा हमारी थी, उसके बाद हमारी घोषणाओं को देख के जो है कोई 200 पे आ गया, कोई 300 पे आ गया, लेकिन हमने जो धराताल में हो सकता है, जो काम किया जा सकता है, उसको लेकर जो है हमने घोषणा की थी। इनकी तरह हवाई फायर हमने नहीं किए थे आम आदमी पार्टी की तरह। नहीं तो आपके वादे क्या हैं? पहली बात तो ये सर कि अरविंद केजरीवाल जब ये बात बोलकर गए थे उसके बाद आपके मंत्री जी को याद आया और मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके ये बात कही थी कि हम ये प्रस्ताव भेजेंगे कैबिनेट में। मुझे अच्छे से याद है कि आपके ही विभागीय मंत्री ने कहा था कि अब हम ये प्रस्ताव कैबिनेट में भेजेंगे कि इतने यूनिट बिजली हम मुफ्त में दे सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चलो उनका 300 यूनिट आपको खराब लग रहा है, आप कितना बिजली मुफ्त में दे देंगे? 24 घंटे बिजली का वादा आप करते हैं, किसानों का पुराना जो बिजली माफ है वो आप वादा कर रहे हैं, किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली का वादा आप कर पाएंगे नवीन ठाकुर जी? नहीं, हमने 24 घंटे फ्री बिजली का कोई वादा नहीं किया। हमने 100 यूनिट की जो है बात हमारे माननीय मंत्री जी ने की और वो कैबिनेट में प्रस्ताव चला गया है और विभाग को उसमें जो है काम करने के लिए जो अधिकारियों को निर्देश हुए हैं, तो अधिकारी जो है उस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम जो है जितना कहा उतना ही देंगे। इनकी तरह फ्री का नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है सत्ता में हमने आना है, सरकार हमने चलानी है। इनका तो क्या है, तो अपने बोरे बिस्तर समेट के तुरंत दिल्ली भाग जाएंगे, जैसे 17 में आए थे और 17 में निकल गए, उसके बाद फिर 5 साल कहीं नजर नहीं आए। अभी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कोई सा भी राज्य हो, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आके ये अपनी दुकान सजा लेते हैं। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जो है कह रहे थे हमें 40 लाख वोट जो है यूपी में मिले। भैया मैंने गिना दिया प्रतिशत, 24 करोड़ का प्रतिशत जोड़ लीजिए कितने बैठते हैं, शायद जो है 1% भी नहीं बैठ रहा है, 1.5% के करीब जो है बैठ रहा है। उन्होंने गुजरात का भी एग्जाम्पल दिया आपको नवीन ठाकुर जी, उन्होंने गुजरात का भी उदाहरण दिया आपको, उसके बारे में भी आप एक रिएक्शन दीजिए। सरकार है गुजरात में, तीसरी और चौथी बार हमारी सरकार है पल्लवी जी। गुजरात का क्या एग्जांपल देना, चौथी बार हमारी सरकार है, हम सत्ता में है और हमें जो है गुजरात में या कहीं भी किसी भी देश में पूरे प्रदेशों में सूरत का जो गुजरात मॉडल, जो झूठा गुजरात मॉडल मोदी जी दिखाते थे देश को, उसको विकल्प पार्टी से अरविंद केजरीवाल नहीं हुआ, 2020 की बात है, जो अपना गुरु 2020 की बात है। छाती पे पैर रखकर आगे चले गए। हमने किसी अन्ना जी का अपमान नहीं किया, आपके नेता ने तो अपने गुरु को नहीं छोड़ा, तो उत्तराखंड की जनता को मुरली मनोहर जोशी का, राजनाथ सिंह का, जो बेचारी महिला चली गई, उनका आपने कहा बना रखा है। आपके जो गुरु है मोदी जी, कैसे लाभ निकाला उन्होंने, जो आपके जो गुरु साहब है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें आडवाणी जी को आडवाणी जी को याद बता रखा है। कुछ नहीं बोला, क्या हो गया उत्तराखंड में, आप लोगों में यही कमी है सबसे बड़ी कि जहां आप विचलित होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिखने लगी है देश के अंदर। आपके में आपने शेख चिल्ली का सपना देखा था, तो आज हम अगर जनता के बीच में आए हैं, जनता प्यार दे रही है, 20 करोड़ की जनता की आबादी में 40 लाख वोट पड़ते दिख रहे हैं। पल्लवी जी कौन सा कैलकुलेशन करके आते हैं? टेम्पल की बात कर रहे थे, एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों की आवाज भी क्लियर आ पाएगी, दोनों का विजन भी क्लियर हो पाएगा। एक एक करके बात करते हैं। के बीच में बोले जा रहे हैं झूठी पार्टी के ये नेता है कि कुछ है नहीं, कुछ अरे सर कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि 80 से पहले आप क्या थे, उसके बाद अब हुआ जो हुआ, कोशिश वैसी उनकी जारी है। थोड़ा समय दे दीजिए, क्या पता आने वाले समय में कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन प्रीतपाल जी एक बात उन्होंने बहुत पते की ये कही है कि आप चुनावों के 6 महीने पहले आते हैं, वादों की बौछार ले आते हैं, पूरे टाइम आप कहाँ रहते हैं? कोविड के टाइम पर आपकी पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के लिए क्या किया, आप ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। पल्लवी जी, जब वहां पे उत्तराखंड में भूकंप आया, तब हमारे सांसद, हमारे दिल्ली के सारे विधायक, हमारे सभासद, मैं स्वयं अपने लोगों के साथ वहां पे सड़कों पे था। इसके पूरे प्रमाण जब चाहिएगा मैं आपको दे दूंगा। वो एक आज तक कोई चित्र नहीं आया किसी अखबार में, आज तक कोई चित्र नहीं आया, कोई चित्र नहीं आया किसी अखबार में, कोई 2 कॉलम की न्यूज कहीं नहीं लगी, 2 कॉलम छोड़िए 2 लाइन की न्यूज कहीं नहीं लगी।
आम आदमी दो लाइन की न्यूज सरदार जी हमने देखी नहीं कहीं। अरे रुक जाइए, क्यों झूठे, क्यों झूठे? विचलित तो आप हो रहे थे, विचलित तो आप हो रहे थे। जब आप नहीं सुन रहे थे हम कैसे सुने सरदार जी? आपका सारा झूठ हमने पहले राउंड में सुना और दूसरे राउंड में आप बगला गए। तो भैया फिर तो हम भी आपका झूठ नहीं सुनेंगे, आपका झूठ हम नहीं सुनेंगे, आपका झूठ नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री को दिखता है तो देश में किसी प्रधानमंत्री का कुत्ता लगता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दोषी कर देते हैं कि कुत्ते के बनने से हमारे देश में होता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है पहले दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों शांत हो जाइए। प्रीतपाल जी, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में पूछा ही नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि कोविड के टाइम पे सर 2.5 साल का लंबा पीरियड हमने गुजारा है और बड़ी प्रताड़ना में गुजारा है, हम सब जानते हैं। कहां थे आप? क्योंकि सड़कों पर या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे थे या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी उस समय क्या कर रही थी? अगर अभी आप वादे कर रहे हैं तो आपको तो तब काम करना चाहिए था सर। एकदम पल्लवी जी, बड़ा अच्छा जवाब आपने, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। आम आदमी पार्टी अगर अच्छा काम नहीं कर रही होती तो आज गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के नहीं आते। अगर आम आदमी पार्टी कोरोना काल में नजर नहीं आती तो जो पंचायत चुनाव 2020 के इसी कोरोना काल में निकले हैं हम लोग 40। उत्तराखंड में क्या हालत सदा जी, थोड़ा उत्तराखंड का बता दीजिए, जहाँ चुनाव में जहाँ डिबेट हो रही है। वहाँ 17 में क्या हुआ था उत्तराखंड में? इतना बड़ा 17 में क्या हुआ था सरदार जी? इसकी पूरी जिम्मेवारी 17 में कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 17 में देवभूमि के अंदर वहाँ के पहाड़ पूरी तरह से खत्म कर दिए, यहाँ के 4.5 लाख पेड़ जो है वो कटवा दिए चौड़ी कलम के नाम पर, जबकि वहाँ पे जो पर्यावरणविद थे वो बार बार मना कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की सरकार जो तोड़ फोड़ कर रही है देवभूमि के ऊपर, वो पूरी तरह गलत है। इसका पूरी तरह विरोध आप बात ही मेरी नहीं समझ रहे और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके हम बात करेंगे, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके बात करेंगे, थोड़ी अच्छी बहस हो पाएगी, कुछ अच्छी बातें सामने निकल कर आ पाएंगी। और प्रीतपाल जी, कोविड के टाइम पे कोई सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा ना हावी हो ही नहीं रहा था, आपको भी पता है। उस समय तो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। कितनी जिंदगियां आपकी वजह से बची हैं वो बताइए, कितनी जिंदगियों को आपने बचा लिया? मेरा सवाल बरकरार रहेगा प्रीतपाल जी। बार मना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सड़क चौड़ी के नाम पर पहाड़ न तोड़े जाएं, देवभूमि के साथ मजाक ना बनाया जाए, पेड़ ना काटे जाएं। 5.5 लाख पेड़ वहां आपकी बात ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए वो बात समझ में आती है, प्राकृतिक आपदा के लिए ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं चौथी बार रिपीट कर रही हूँ, मैं कोविड के टाइम की बात कर रही थी कि कोविड के टाइम पर आप क्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही है, मैं लौटूंगी प्रीतपाल जी, मैं तुरंत लौटूंगी प्रीतपाल जी। प्रतिमा सिंह जी कुछ कहना चाह रही है, उनका जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा हर जी, दरवाजे पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ऑक्सीमीटर लेके पहुंचा था, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये समस्याओं के साथ खड़ा रहा, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांत हो जाइए प्रीतपाल जी, अब शांत हो जाइए। चलिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पर, तब तक आप लोग भी शांत हो जाइए। एक बार फिर से ब्रेक के बाद हम बहस की, चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रीतपाल जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है उत्तराखंड चुनाव में। इसी मसले पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के एक और प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए प्रतिमा जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। बताइए, जो भी हमारी पहले वार्ता चल रही थी उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, और दूसरी बात मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपकी परिवर्तन यात्रा का क्या रहा। प्रतिमा जी देखिए, पहली बात मैं सोच रही हूँ पहले आपकी बात का जवाब दे देती हूँ, जब तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे सवाल उन्हीं से हैं। देखिए, परिवर्तन यात्रा जो चरण 1 था हमारा, उससे जिस तरीके से जनमानस का जो एक सैलाब उमड़ा था वो सबके समक्ष है। और वही उसी दौर में खतीमा में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी रैली थी, उस रैली की में कितनी कुर्सियां खाली पड़ी थी ये जनता के समक्ष था। तो अब जो है परिवर्तन यात्रा चरण 2 की शुरुआत जो हमने माँ गंगा के आशीर्वाद से शुरू की, और कल जब हम हर की पौड़ी से निकले तो वहाँ इतनी संख्या में लोग थे कि सड़कों पर 4-4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था, और मतलब जन सैलाब था। आप समझिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनमानस था वो इस परिवर्तन यात्रा को इतना समर्थन दे रहा है। ये स्पष्ट करता है कि पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि
आप रोजगार देंगे। आज उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो नेशनल बेरोजगारी दर की भी डबल हो चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि जो है इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और उनके जो पहले के भुगतान थे वो समय पर करा देंगे। किसानों की आय तो दुगनी इन्होंने की नहीं। आज किसानों को संघर्षरत छोड़ रखा है। किसान हमारा आंदोलनरत है और अपनी जो भुगतान है उसका अभी भी प्रतीक्षा करने का काम कर रहा है। महिला सुरक्षा की बात आपने करी थी, पर आप ये बताना भूल गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा करनी किससे है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों के ऊपर महिला शोषण का केस चल रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। वो एक महेश नेगी जी के खिलाफ जो मुद्दा चल रहा है उसमें वो महिला पहले TSR 1 के सामने गिड़गिड़ाती रही, फिर TSR 2 के सामने गिड़गिड़ाती रही, अब पुष्कर सिंह धामी जी के सामने गिड़गिड़ा रही पर सरकार खामोश है। तो ये इनकी महिला सुरक्षा का जो वादा इन्होंने चाहता है। पलायन आयोग की बात की, पलायन रोकने की बात और आप समझिए कोरोना काल हमारे प्रवासी भाई बहन आए वर्क करके, इन्होंने ऐसे क्वारंटीन सेंटर में उन्हें बकरी कुत्ते बिल्लियों के साथ रख दिया कि कईयों को तो सांप ने काट लिया और कुछ ऐसी स्थिति में को झेल नहीं पाए और कुछ ने सुसाइड करने का काम किया। आपने कहा आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, कम से कम जो है 350 से ज्यादा स्कूल उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। यहाँ जो है छात्र भी संघर्षरत है, चाहे वो आयुष की फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की फीस वृद्धि का मामला हो। आज जो है छात्र भी संघर्षरत है, कर्मचारी भी संघर्षरत है, आपकी वो भी संघर्षरत है। तो पूरा प्रदेश पिछले 4.5 सालों में धरना प्रदेश बनकर रह चुका है। 4 धाम की बात अगर मैं करूं तो देवस्थानम बोर्ड में एक आते हैं, देवस्थानम बोर्ड बना देते हैं, दूसरे आते हैं उस देवस्थानम बोर्ड पे समिति गठित कर देते हैं। पांडा पुरोहितों से कोई बात नहीं हो रही, हक हकूकदारी से कोई बात नहीं हो रही। वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि खून से पत्र लिखने को मजबूर है जो है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भी पास, जो कि अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उनके पास भी इतना वक्त नहीं है कि जिन पांडा पुरोहितों और साधु संतों के कंधों पे चढ़कर आप सत्ता हासिल करके आए हैं उनकी बात सुन ले। तो ये इनकी स्थिति है। तो ये जनता समझ चुकी है। सब जनता ने जो भुगता है कोरोना काल में वो कभी उनकी आंखों से ओझल नहीं होगा। कईयों ने अपने प्रियजनों को खोने का काम किया है। ऑक्सीजन की कमी रही, मेडिकल व्यवस्थाओं की कमी रही, दवाइयों की कमी रही, और आप बड़ी बड़ी बातें कर ले। चलिए प्रतिमा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं संजय भट्ट जी। आपके कुछ सवाल थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तो संजय जी आपका स्वागत है, और दूसरा प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कुछ सवाल करना चाहती हैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी से। बताइए प्रतिमा जी। देखिए अभी यहाँ पे दूसरे हमारे बैठे थे, उनसे मैंने सिर्फ मैनिफेस्टो की बात करी कि दिल्ली में क्या मैनिफेस्टो आपने दिया और क्या डिलीवर किया। इन्होंने स्टेटहुड की बात मैंने कर दी, अब तक दे नहीं पाए। स्वराज बिल की बात कर दी, अब तक दे नहीं पाए। लोकपाल बिल की बात करी थी कि लोकपाल हम लेके आएंगे जिससे कि भ्रष्टाचार के केसेस की निष्पक्ष जांच हो सके, अब तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया। 8 लाख नौकरियों का जुमला इन्होंने दिल्ली में भी फेंका था, लेकिन उस पे ये खामोश है। इतने खामोश है कि इनके प्रवक्ता ये तक कह के चले गए कि नौकरियों पे हमने कुछ नहीं कहा था। साफ साफ झूठ। आप तो मोदी जी के भी क्या बोलूं मैं, अब मोदी जी से भी आगे निकल के जुमलेबाजी करने में इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था किसानों की आय 3 गुनी करेंगे, और आज सत्ता में जो है, मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस मुद्दे पे कोई भी काम सरकार ने जो है नहीं किया। आप सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे, 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे, और न जाने कितने कमरों 13,000 के करीब इन्होंने कहा था कि कमरों का जो है हम निर्माण कराने का कार्य करेंगे। आज ये बता दें उन 500 स्कूलों में कितने स्कूल इन्होंने बनाने का काम किया हुआ है। इन्होंने कहा कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम जो है जनता को देने का काम करेंगे। 30,000 बेड जो है वो जो आज की डेट में जो अस्पताल है उसमें बढ़ाने का काम करेंगे। एक एक करके मैंने सवाल पूछे हैं और मेरे पास जवाब भी है कि इनमें से कोई भी कार्य अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी ने नहीं किया है, क्योंकि शीला दीक्षित के द्वारा जो किया गया विकास था उसका ताज पहनकर सर पे, ये गोवा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन ये इस ताज का अब चीज मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ प्रतिमा जी, अभी चुनावों का माहौल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अब ये और बढ़ गई है कि पहले तो बस भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां और कमियां गिनानी थी, अब आम आदमी पार्टी भी उसमें ऐड हो गई है, अब आम आदमी पार्टी का बोझ भी आप पर लग रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं कभी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब नहीं देती, क्योंकि मैंने कहा ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि जुमलेबाज दिल्ली से आ और देवभूमि की जनता के सामने बड़ी बड़ी जुमलेबाजी संजय जी से जवाब ले लेते हैं। करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सारी बातें दिल्ली बिल्कुल आपका पूरा हक बनता है सवाल उठाने का और सवाल पूछने का, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता के बारे में है, उत्तराखंड की जनता किसे चुने ये सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइए संजय भट्ट जी, उन्होंने फेहरिस्त पकड़ा दी है कि आपने दिल्ली में ये वादे किए थे, उनमें से कितने वादे पूरे हुए और अब आप उत्तराखंड की जनता को नया सपना दिखाने निकले हैं। संजय भट्ट जी। जी, कांग्रेस पूछ रही है, बड़ा हर्ष की बात है कि प्रतिमा सिंह जी ये सवाल पूछ रही हैं जिन्हें दिल्ली में 4% वोट मिला। अब जनता ने ये तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए, अपना काम किया कि नहीं किया। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश के जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में ये कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दीजिएगा, अगर मैंने काम नहीं किया हो तो वोट मत दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड में ये कहने की कुव्वत रहती है कि हमने काम नहीं किया हो तो हमें वोट मत देना? अगर रखती हैं ये कुव्वत तो इनका स्वागत है, ये कहें, इनके नेतागण कहें इस बात को और उसके बाद चुनाव में जाएं। जहां तक लोकपाल की बात करी प्रतिमा जी ने, तो प्रतिमा जी खुद एक एडवोकेट हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली में मोदी सरकार चलती है, केजरीवाल सरकार सिर्फ 40% पे चलती है और एलजी साहब के पास पड़ा है वो लोकपाल, और चाहे तो कांग्रेस पूरी की पूरी जाके एलजी से बोले कि वो लोकपाल जल्दी से पास कर दें ताकि दिल्ली में लोकपाल जारी हो जाए। और प्रतिमा जी को एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो लोकपाल का जन लोकपाल आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन कोई दिल्ली के लिए नहीं हुआ था, वो पूरे देश के लिए हुआ था। तो पूरे देश में आपकी सरकार रही और उसके बाद मोदी जी की सरकार है, तो उनकी भी जिम्मेवारी पूरी थी लोकपाल की। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी कुर्सी के नीचे दबा के लोकपाल बिल बैठ गए। बनाने की बातें सबने की लेकिन किया कुछ नहीं। जहां तक बात स्कूल की है, स्कूल में देखिए 20,000 कमरे नए बनाए गए और दिल्ली की परसों की रिपोर्ट है कि 1,60,000 निजी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। परसों की रिपोर्ट है, परसों की प्रतिमा जी, ज्यादा दूर की नहीं है। और उत्तराखंड में 5,000 सरकारी स्कूल बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ की सरकारों ने बंद कर दिए हैं। और जहां तक ये बात कर रहे थे अस्पतालों की और बेड्स की, तो जब कोरोना काल चल रहा था तो 10,000 बेड का एक हॉस्पिटल 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार ने बना के तैयार करके दिया। चलिए प्रतिमा जी, मैं रुख करूंगी आपका। बात ऐसी है संजय जी, अभी आपसे पहले जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने भी ये तर्क दिया था कि दिल्ली में तो बस 40% आम आदमी पार्टी की सरकार चलती है, और उसका जवाब प्रतिमा जी ने ये दिया था कि जो आपके काम हो जाएं वो तो ठीक है, लेकिन जो काम आप नहीं कर पाए तो आप ये कह देंगे कि एलजी और सरकार के पास अटके हुए हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ संजय भट्ट जी कि ये तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एलजी के पास फाइल जाकर अटक गई है? और आप कोविड की बात करते हैं सर, 2-2, 3-3 बार तो खुद केंद्र की सरकार को उतरना पड़ा आपके साथ, तब जाकर तो दिल्ली में कोविड की स्थिति संभली, और आप बात कर रहे हैं कि कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया, एक हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया। मैं रुक करूंगी नवीन ठाकुर जी का, मैं लौट रही हूँ संजय जी, वो काफी देर से बैठे हुए हैं नवीन ठाकुर जी। जवाब पूरा नहीं हुआ, इतना लंबा सवाल चलिए बताइए मुझे जवाब तो इतना लंबा बताइए सर, बताइए। ने दूसरा पल्लवी जी ने भी तो जवाब तो देने दीजिए। अभी नवीन ठाकुर जी भी बैठे हैं जी, ये तो आधे घंटे से बैठे हैं नवीन ठाकुर जी भी, प्रतिमा जी। सवाल उनके भी तो है सर, सवाल उनके भी तो है, आप उनकी जमीन लेने आए हैं तो वो सवाल ना पूछें आपसे। जी बिल्कुल, सवाल पूछने का सबको अधिकार है, भारत में लोकतंत्र है, सब सवाल पूछ सकते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हर सवाल का हर संभव जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जहां तक दूसरी बात अभी जी
मैं ये कह रहा था कि लोकपाल की बात तो ये है कि एलजी साहब के पास पड़ा है लोकपाल, और एलजी साहब कल पास कर दें तो कल जारी हो जाएगा लोकपाल दिल्ली में। और जहां तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ 11 मुख्यमंत्री इन दोनों ने दिए। आज भी 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल डंडी कंडी पर यानी कंधे पर लेकर बीमार व्यक्ति को और जो हमारी गर्भवती महिला बहनें होती हैं प्रसव पीड़िता, उनको लेके जाना पड़ता है। और पता चलता है कि जब तक वो मेन रोड तक यानी पक्की सड़क तक पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो गई, जच्चा बच्चा मर गए, या जो हमारे बीमार थे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हाल उत्तराखंड में किसने किया? तो क्या ये आम आदमी पार्टी ने किया है या कांग्रेस बीजेपी ने किया है? ये जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा। और दूसरी बात जहां तक प्रतिमा सिंह जी ये कह रही थी कि इन्होंने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया, फिर भी प्रतिमा सिंह जी की पार्टी कांग्रेस को 4% वोट मिला वहां, और 0 सीट पिछले 2 चुनाव से मिल रही हैं लगातार। हरीश रावत जी ने बहुत काम किया, प्रतिमा जी तो यही कहेंगे ना, मैंने कह रहा हूं। तो प्रतिमा सिंह ये बताएं कि वो दो विधानसभा चुनाव 2-2 सीट से क्यों हारे, और एक उत्तराखंड में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट हारने का वो हरीश रावत जी के नाम है, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से। वो हरीश रावत जी ने अभी 2019 में बनाया है। हरीश रावत जी इतना काम कर रहे थे तो हरीश रावत जी की गत इतनी बुरी क्यों थी, ये प्रतिमा सिंह जी को ही बताना पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, बताइए आपका। मैं रुक कर लेती हूँ एक बार नवीन ठाकुर जी। प्रतिमा जी मैं लौटूंगी, एक बार नवीन ठाकुर जी का एक रिएक्शन ले लें। तो बताइए सर, संजय भट्ट जी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं मार्गों को लेकर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज भी हालात ऐसे हैं कि गर्भवती महिलाओं को आप मुख्य मार्ग तक लाएंगे तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए तो कुछ किया नहीं, ना कोरोना काल में किया, ना उससे पहले। 17 में आए, चुनाव लड़े और अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गए, जनता ने इनको पूछा भी नहीं। तो ये केवल सवाल ही खड़े कर सकते हैं, काम इन्होंने कुछ किया नहीं। ये दिल्ली की बात करें ना, दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दिया, दिल्ली में हज हाउस के लिए तो 100 करोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे जो है कह रहे हैं हम जो है आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, या सेल्फी विद जो है टेम्पल कर रहे हैं। अरे भैया सेल्फी विद हज हाउस करो ना, अमानत खान को भी उतारो जरा यहाँ चुनाव प्रचार में, ताहिर हुसैन को भी कुछ उतारो यहाँ चुनाव प्रचार में, जिस दिलवर नेगी की हत्या के जो है खून के छींटे पड़े हुए हैं उनको उतारो जरा यहाँ पर, उनको बचाने का आप काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को छोड़कर दुख में दर्द में वहां पर अभी जो है राफ्टिंग आप देख रहे थे, मैंने पूर्व में ही बताया कि एक सिख युवक ने जो है वहां राफ्टिंग की तस्वीरें डाली, पूरी दिल्ली का क्या हाल बना रखा था। तो ये केवल उत्तराखंड पे सवाल कर सकते हैं, और जिस राज्य में चुनाव होते हैं दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई वहां उस राज्य में लुटाते हैं। तो दिल्ली की भोली वाली जनता एक बार तो उनके बहकावे में आ गई, इनको दूसरी बार सत्ता दे दी, लेकिन अब वो भी बहकावे में आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता भी समझ गई कि हमारी गाड़ी कमाई केवल दूसरे राज्यों में बैनर पोस्टर में, दूसरे राज्यों में लड़कों को जो है नौकरी पर रखकर और केवल चुनाव प्रचार। चलिए नवीन ठाकुर जी मैं रोक रही हूँ आपको, और इसी के साथ मैं अपने साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, और इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।